अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज स्टोरीज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की जो कहानी है वो आपको जरूर पसंद आएगी और आपके लिए ये एक इमोशनल स्टोरी है। आप सब लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। हमारी जो आज की कहानी है वो कुछ यूँ है। आज मैंने उसे बहुत अरसे बाद देखा था, कम से कम 1 साल तो हो ही गया होगा। ये वो माह महर तो नहीं थी बल्कि उसके साया ही लगी मुझे। बेहद कमजोर, चेहरे की सारी शादाबियां जैसे सर्दियों में घुल गई थी। आंखों के गिर्द हल्के, बहुत ज्यादा डरी सहमी हुई काले रंग की चादर ओढ़े हुए उसने अपना आधा मुंह निकाब में छुपा रखा था। साथ में उसकी सास भी थी। मुझे देखकर दोनों रुक गयी। मैंने उसकी सास से हाल अहवाल पूछा तो वो जैसे भरी बैठी थी। बस जी क्या बताऊं, मेरे बेटे की तो जान को अजाब आ गया है। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है, एक कमाने वाला जी है मेरा बेटा और खाने वाले कई, ऊपर से इस नामुराद की रोज की एक बहानेबाजियां। कहते हुए सास ने 2 हथड़ भी उसकी कमर पर रसीद किए। कभी ये गिर पड़ती है तो कभी इसे चक्कर आने लगते हैं। बाप तो हमारे सर मुड़कर चला गया। अब सारी उम्र इस अजाब को झेलेंगे। अब इस मनहूस को डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, पास की डिस्पेंसरी से दवा लेने, ताकि पता तो चले आखिर है क्या इसे। इस दौरान उसका चेहरा मैंने कई बार कभी सफेद और कभी जर्द पड़ते देखा। चल मर, उसकी सास बाजू से पकड़कर उसे घसीटते आगे ले गईं। जाते हुए उसने अजीब नजरों से मुझे देखा। क्या नहीं था इन डबडबाई आंखों में, दुख, गम, हसरत, बेबसी, और वो घसीटती हुई चली गई। मेरी नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक वे दोनों गेट क्रॉस कर गई। मैं गुज़िश्ता 15 साल से इस हॉस्टल की वार्डन के तौर पर तैनात हूँ। पहले मैं इस हॉस्टल मुल्हिक गर्ल्स कॉलेज में दरसो तदरीस के फराइज अंजाम देती रही हूँ। रिटायरमेंट के बाद मुझे यहाँ के हॉस्टल की वार्डन के तौर पर तैनात कर दिया गया और इमारत के अहाते में ही रहायश की सहूलत भी दे दी गई। मेरे खामन मुझे 10 साल पहले ही दागे मुफारकत दे गए थे। औलाद अल्लाह ने नवाजी नहीं थी सो इसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने अपने आप को पहले इस कॉलेज में और बाद में हॉस्टल की बच्चियों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया। दूर दराज कस्बों और शहरों से आने वाली बच्चियां इस हॉस्टल में मुकीम होती, जिनकी पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती। खुदा गवाह है, मैंने अपनी जिम्मेदारी को हमेशा फर्ज शनासी से निभाया है। मैं अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाती थी। यहाँ काम करने वालों को भी रिहाइश हॉस्टल बिल्डिंग के साथ ही थी। कामरान भी वहीं रहता था अपनी माँ, बीवी और 3 बच्चों के साथ। सारे मुलाजमीन को दिन के वक्त अपने अपने वक्त पर हाफ दे दिया जाता था ताकि वो घर चले जाएं। रात को हॉस्टल के अंदर किसी मर्द को आने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। मैं खुद रात को बच्चियों के रूम जाकर चेक करती, इनके टाइम टेबल, रूटीन स्टडी पर नजर रखती। यही वजह थी कि इन 15 वर्षों में हजारों लड़कियां यहाँ से तालीम हासिल करके गई थीं। छोटे मोटे मसाइल के अलावा कोई बड़ी बात कभी नहीं हुई थी। इन दिनों फिर हॉस्टल में दाखिले हो रहे थे। मैं बच्चियों के वालिदैन से खुद मिलती, इनको हॉस्टल के असूल और ज़वाबित बताती और अपनी पूरे ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद इनको रहाइश की इजाजत मिलती। मोबाइल फोन जहाँ रहमत है वहाँ जहमत है, इसलिए इस सहूलत से बच्चियों को इस्तेफादा करने की जरूरत नहीं थी। इस रोज मैंने काफी एडमिशन किया और मिस निगत जो मेरी पीए की खिदमत अंजाम देती थी, चाय लाने को कहा। इतने में चौकीदार एक बारिश और बारोब बुजुर्ग और इनके साथ एक लड़की को लिए ऑफिस में चला आया। वो इस लड़की के वालिद थे और अपनी बेटी को हॉस्टल में दाखिल कराने आए थे ताकि वो अपनी तालीम आगे जारी रख सके। मैंने इन्हें बैठने को कहा और इस बुजुर्ग से तारुफ लेने लगी। उन्होंने अपने आप को काफी दूर एक कस्बे का सरदार बताया और कहा अगरचे इनके कबीले में लड़कियों को आगे पढ़ाने का रवाज नहीं है, लेकिन चूँकि वो अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं तो इसके आगे पढ़ने की ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकते और कबीले वालों की अजहद मुखालफत के बावजूद वो इसे यहाँ छोड़ने आए थे। इस लड़की का नाम माह महर था, जिसकी उम्र करीबन 17-18 साल के लगभग थी। बहुत ही मासूम और खूबसूरत खदोखाल की मालिक माह महर मुझे बहुत कम गो लगी। उसने सिर्फ पूछे जाने वाले सवालात का जवाब दिया और आधे घंटे की जरूरी कार्रवाई के बाद उसके वालिद उठ खड़े हुए, माह महर के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और मुझसे इजाजत तलब करने के बाद चले गए। मैंने हेड गर्ल को बुलवाकर माह महर को इसका कमरा दिखाने और चौकीदार को इसका सामान पहुंचाने का कहा और चूंकि मैं बहुत थक गई थी सो ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद मैं अपनी रहायशगाह की जानिब चली गई। शाम को मेरा मामूल था कि मैं बच्चियों से मिलती और उनके छोटे मोटे मसाइल दरियाफ्त करती और हस्बे मामूल इनकी नई आने वाली लड़कियों के लिए कुछ नसीहतें भी करती। मैं इन्हें वक्तन फवक्तन बताया करती कि लड़कियों की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है, इसमें जरा सी भी ठेस जो बाल आए वो उम्र भर का तावान देखकर भी नहीं भरता। अपने रोजमर्रा के लेक्चर के दौरान मुझे पिछली लाइनों में माह महर भी नजर आई।
दोपहर की निस्बत वो इस वक्त पुरअतमाद और निखरी हुई नजर आ रही थी। यूं दिन बीतते गए और बकायदा कार्ड और हाजिरी का रजिस्टर बना हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मैंने माह महर को कुछ गुमसुम कैफियत में देखा। उसे बुलाकर उसकी खैरियत भी दरियाफ्त की तो उसने पेपर्स की टेंशन कहकर मेरी तशवीश को मुस्तरद कर दिया। हॉस्टल की हर लड़की की गैर मामूली कैफियत मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल थी। मैं इनके हर मामले में अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेती थी। बाज़ दफ़ा बच्चियाँ अपने घरेलू मसाइल भी मेरे पास लेकर आती, जिन्हें मैं अपनी समझ बूझ से हल करने की कोशिश करती। इस दिन मैंने सुबह की हाजिरी और बच्चियों के कॉलेज जाने के बाद हॉस्टल का चक्कर लगाया। फिर ऑफिस में आकर बैठी थी कि कामरान चला आया। उसके स्टोर रूम से खेल का कुछ सामान गायब था जो लड़कियों ने इशू करवाया था। उसने हॉस्टल के रूम को चेक करने की दरख्वास्त की कि इन मुलाजमाओं को मेरे साथ भेज दे, तो मैंने उसे हॉस्टल रूम की एक एक्स्ट्रा लॉक की चाबियां जो मेरे पास होती थी देते हुए कहा वो खुद जाकर ये काम कर ले और वापस आकर आज मुझे बाजार ले जाए। वो चाबियां लेकर चला गया तो चौकीदार ने मुझे माह महर के वालिद की आमद का बताया। मैंने उनकी आमद पर हैरान होते हुए चौकीदार से इन्हें अंदर बुलाने को कहा, क्योंकि आज विजिटर डे नहीं था सो उनका आना नहीं बनता था। खैर उन्होंने बताया माह महर के भाई की शादी तय पा गई है, वो इसे लेने के लिए आए हैं। मैंने इन्हें माह महर आजकल होने वाले इम्तिहानात के मुतालिक बताया। आजकल तो वो इनमें मसरूफ है। हाँ, 2-3 दिन में इम्तिहान खत्म होने के बाद वो इसे ले जा सकते हैं। अभी सिर्फ इन्हें माह महर से मुलाकात की इजाजत दे दी तो वो ये कहते हुए चले गए कि एक साथ 3 दिन बाद ही वो आकर इसे ले जाएंगे। अभी वो शहर आए हैं तो एक आज जरूरी काम निपटाते हुए जाएंगे। 3 दिन बाद मेरी तबीयत जरा सुस्त थी तो मैंने अपनी असिस्टेंट मिस निकत को फोन किया कि वो वीकेंड पर जाने वाली बच्चियों को लीव कार्ड देकर इनके रिश्तेदारों के साथ अपनी निगरानी में भेज दें। मौसम बदल रहा था, सर्दियाँ अरूज पर थी, दिन बहुत छोटे हो गए थे। मैं अपने ऑफिस में अपनी रूटीन वर्क में मसरूफ थी कि सेकेंड ईयर की लड़की आसमा और एक लड़की के साथ ऑफिस में दाखिल हुई। पूछने पर उसने बताया इसे बेहद सर्दी लग रही है। मैंने उसको गर्म दूध मंगवा कर पिलवाया। कॉलेज से एक मुलाजमा को बुलवाकर एक हेड गर्ल के साथ अस्मा को नजदीकी डिस्पेंसरी भेजा। वो दवाई लेकर वापस आ गई तो मैंने हेड गर्ल को इसके रूम में छोड़ने और जब तक इसके रूममेट्स वापस ना आ जाए उसे वहाँ रहने को कहा। कुछ देर ही गुजरी थी कि हेड गर्ल वापस आई और उसने आकर एक अजीब बात बताई कि अस्मा के कमरे के सामने जब वो और अस्मा पहुंची, जो ही दरवाजे के नजदीक हुई इन्हें अंदर से सरगोशियां सुनाई दी। हैरत की बात यह थी कि इन्हें अंदर से एक मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। हेड गर्ल अस्मा को वहीं छोड़कर वापस तेजी से मेरे पास आई। मैंने चौकीदार मिस निगत और कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन करके जल्द आने को कहा और इन सब को लेकर जब रूम नंबर 12 पहुंची तो ये देखकर मेरा दिल धक से रह गया कि जिन 4 लड़कियों को वो रूम अलॉट किया गया था इनमें माह महर भी शामिल थी। हम सब बेहद खामोशी से खड़े थे। आखिर मैंने ही हिम्मत की और ऑटोमेटिक लॉक में रूम नंबर की चाबी घुमाई और झटके से दरवाजा खोला। 2 नफूस जो तेजी से एक दूसरे से अलग हुए थे, इन्हें देखकर हैरत और सदमे थे मेरी हालत बुरी हो गई। माह महर को तो प्रिंसिपल ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और कामरान इसकी वही हालत थी, काटो तो बदन में लहू नहीं। मुझे मिस निगत पता नहीं कैसे पकड़कर ऑफिस तक लाई। कितनी देर मेरे हवास गुम रहे। जरा हालत संभली तो ऑफिस में एक तरफ माह महर और कामरान सर झुकाए खड़े नजर आए। प्रिंसिपल साहबा ने मुझे हाथ से सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया और बताया कि उन्होंने फोन करके माह महर के वालिद को फौरन यहाँ पहुँचने के लिए कहा है। वो वहाँ से रवाना हो गए हैं, बस पहुँचने ही वाले होंगे। मैं ऐसी लड़की को यहाँ मजीद बर्दाश्त करने के हक में नहीं हूँ जो हॉस्टल और कॉलेज के माहौल को खराब करे और लड़कियाँ इसे देखकर मजीद बिगड़े। इसी असना में मैंने माह महर के वालिद को इनकी शक्ल से मिलते जुलते एक और शख्स के साथ दाखिल होते हुए देखा। वो दोनों सख्त परेशानी में थे और आते ही दरियाफ्त किया हमारी धीरानी तो खैरियत से है। इनके इस सवाल पर प्रिंसिपल साहिबा ने तंजिया नजरों से माह महर को देखा और मुख्तसरन सारा किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर दोनों इश्खास के चेहरे पहले सुर्ख और फिर सफेद पड़ गए। माह महर के वालिद की नजरें और सर झुक गया, जबकि दूसरे इसके चचा जो इसके होने वाले ससुर भी थे स्पॉट लहजे में कहा, मैडम साहिबा आज से ये लड़की हमारे लिए मर गई। हम इसे लेकर भी गए तो पंचायत में इसे मारने का फैसला होगा। हम वहाँ जाकर ये कह देंगे कि माह महर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो मर गई। उसकी हालत ऐसी नहीं कि सफर में ले जाया जाता, सो उसे वहीं दफन कर आए हैं। इस दौरान माह महर दौड़कर बाप के सामने आई, जोर जोर से रोते हुए इनके हाथ पकड़ लिए। बाबा जान मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं भटक गई थी, थोड़ी देर के लिए भटक गई थी, लेकिन आपकी कसम मैंने कोई गुनाह नहीं किया। दफा हो जाओ आवारा और बेहया लड़की, मत कहो इसको बाबा जान। तुम्हारा बाबा उसी वक्त मर गया जब तुम्हारे करतूत सुने। उसके चचा ने उसे बाजू से पकड़कर दूर हटाया, जबकि इसके बाबा दुख और अजियत से कभी रोती बिलखती माह महर को देखते तो कभी चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए अपने भाई को। सुनिए भाई साहब, आखिर में
میں نے مداخلت کی۔ ماہ مہر آپ کی جوان جہان بچی ہے، ایسا کہہ کر آپ اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کس طرح اس کے وجود سے منکر ہو سکتے ہیں؟ ہم اسے یہاں ہاسٹل اور کالج میں نہیں رکھ سکتے، آپ کو اسے ساتھ لے جانا ہوگا۔ نہیں سردار، اگر اسے اپنے ساتھ لے گئے تو اسے اپنا پورا گاؤں، رشتہ دار، سرداری سب کچھ چھوڑنا ہوگا۔ اس کا اب ہم سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایسی بے حیا لڑکی کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے۔ ہماری طرف سے یہ مر گئی، آپ اسے بے شک کسی دارالمان میں بھیجیں یا جہاں کہیں بھی، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر اس کے چچا نے سردار کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف جانے کے لیے کھینچا۔ جتنی قصوروار ماہ مہر ہے، اتنا ہی قصوروار ہمارا ملازم بھی، اس لیے میں کامران کو ابھی کے ابھی حکم دیتی ہوں کہ وہ ماہ مہر سے نکاح کرے، یا پھر اسے استعفیٰ دینا ہوگا اور ساتھ ہی ہمارا ادارہ بھی چھوڑنا ہوگا۔ کامران فوراً بولا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی ہوں۔ بکواس مت کرو، جب ایک معصوم لڑکی کو ورگلایا تھا تو اس وقت تمہیں بال بچے دار ہونے کا احساس نہیں تھا؟ میں نے نکاح کے انتظامات کروائے اور ان کا نکاح پڑھوا دیا۔ ماہ مہر کی اب یہ حالت ہے، وہ کامران کی بیوی تو ہے لیکن اس کی زندگی میں وہ حیثیت نہیں حاصل کر سکی جو کہ اس کی پہلی بیوی کو حاصل ہے۔ وہ دن رات گالیاں، کوسنوں اور مار پیٹ سے کام لیتا ہے اور سارا دن اسے کام میں جتی رہنا پڑتا ہے۔ کامران کے بچے الگ اسے ذلیل کرتے ہیں، ان کا کوارٹر چونکہ میری رہائش گاہ کے پاس ہے تو اس لیے مجھ سے کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں۔ اس کی ماں کو ایک دن اس کے ظلم کا احساس دلانا چاہا تو وہ بولی، جاؤ بیبی، اتنا بڑا ظلم جو تم نے ہمارے اوپر کر دیا اس ظلم سے کم ہی ہے۔ کامران سے کہا تو اس نے بھی لاچاری ظاہر کی۔ یوں شیطان کے دکھائے گئے راستے پر جہاں مرد اور عورت ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، مشکل پڑنے پہ مرد تو ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے جبکہ عورت مرتے دم تک اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرتی رہتی ہے اور نہ جانے کفارہ ادا ہو بھی پاتا ہے یا نہیں۔ ماہ مہر کے گھر والوں نے اسے واقعی مرا ہوا تصور کر لیا تھا، وہاں سے پھر کوئی نہیں آیا۔ یوں وہ ماہ مہر جو اپنے بابا کی لاڈلی تھی، اپنی خواہش زبردستی منوا کر کچھ خواب سجا کر شہر آئی تھی، اس نے اپنے سارے خواب رہن رکھ دیے تھے۔ ایک چھوٹی سی غلطی اور وقتی کشش کے تحت، مجھے نہیں پتا کامران اور ماہ مہر کے ان تعلقات کی ابتدا کیسے ہوئی، میں نے اپنے ہاسٹل کی بچیوں کے حوالے سے کچھ مزید سخت اصول و ضوابط مقرر کر دیے تھے۔ اب وقتاً فوقتاً انہیں چادر، چار دیواری کی عزت و ناموس کے درس دیتی رہتی ہوں تاکہ کسی اور لڑکی کو ماہ مہر بننے سے بچا سکوں۔ خواتین و حضرات، یہ تھی لڑکی کی عزت کے حوالے سے اور باپ کی لاڈلی ہونے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی شارٹ سٹوری جو آپ سے شیئر کی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی بھی ثابت ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔